नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफ़रनामा में आज हम बात करेंगे अहमद भाई पटेल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के संकट मोचक और कांग्रेस के चाणक्य अहमद भाई पटेल की। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में ठहरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। देश की सर्वोच्च पंचायत में यानी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा के दौरान ये शेर पढ़ा था अहमद पटेल साहब ने। आज वो हमारे बीच में नहीं है। कोरोना की जो लहर आई उसमें इस महामानव को हमसे छीन लिया। निश्चित रूप से जब जब कांग्रेस पार्टी की सियासत की चर्चा होगी, अहमद पटेल का नाम सोना अक्षरों में लिखा जाएगा। अहमद पटेल अंकलेश्वर भरूच गुजरात के एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया। पिता जन्मजात कांग्रेसी थे। उनके जेरे क़यादत में उनका सियासी जीवन परवान चढ़ा। अहमद पटेल साहब अपने पिताजी के जीवन से उन्होंने काफ़ी प्रेरणा लिया और सियासी जीवन में उसको ज़मीन पर भी उतारा। अहमद पटेल साहब तालुका पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत किया। देश में 25 जून 1974 को जब इमरजेंसी आपातकाल लागू हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए 1977 में जब पार्लियामेंट के आम चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा और अहमद पटेल साहब की टिकट की पैरवी तेजी से भारतीय बॉलीवुड में उभरे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने किया था। गांधी परिवार के उस जमाने में नज़दीकी रहे अमिताभ बच्चन साहब ने अहमद पटेल की मुलाकात इंदिरा गांधी जी से कराई। एक ही नज़र में अहमद पटेल साहब को इंदिरा गांधी ने भरूच की सियासत के लायक समझा और उनके नाम पर मुहर लगा दी। अहमद पटेल साहब पार्लियामेंट के कैंडिडेटर बन गए। इमरजेंसी के दौर के तुरंत बाद का पार्लियामेंट का चुनाव था। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण था। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से चुनाव हार गई थी। जनता पार्टी की उस आंधी बयार में भी भरूच से एक नौजवान करीब 62,000 से ज्यादा मतों से देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचता और गुजरात के जाफरी साहब के बाद वो दूसरे मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके बाद अहमद पटेल साहब ने मुड़कर नहीं देखा। 3 साल लोकसभा रही और उसके बाद डिसॉल्व हो गई। 1980 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने उनको भरूच लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। भरूच से पिछली मर्तबा से ज्यादा मार्जिन से अहमद पटेल साहब लोकसभा पहुंचे। 1980 में जब इंदिरा लहर थी पूरे देश में और उस लहर में जब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो अहमद पटेल साहब को अपनी कैबिनेट में शामिल होने के लिए उन्होंने न्योता दिया। लेकिन सत्ता और संगठन, सत्ता से पूरी पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए उन्होंने संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सियासत में बिरले लोग होते हैं जो सत्ता से दूर रहते हैं और संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। अहमद पटेल उसमें से एक नाम था। अहमद पटेल साहब ने इंदिरा गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने संगठन को तरजीह दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नजदीक आए अहमद पटेल साहब और धीरे धीरे उनका रसूख बनने लगा। गांधी परिवार में उनकी एक्सेप्टेंसी बढ़ी, उनकी स्वीकारता बढ़ी।
1984 में अहमद पटेल साहब भरूच से फिर लोकसभा का चुनाव जीते और वो भी पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन से। 84 का चुनाव देश में नौजवान नेता राजीव गांधी के प्रति जनता में एक जबरदस्त उत्साह का माहौल था। राजीव गांधी जी भारी मतों से चुनाव जीतते हैं और जब सरकार बनाने जाते हैं तो अहमद पटेल साहब को फिर वो प्रस्ताव देते हैं कि आप हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाइए। लेकिन संगठन के प्रति समर्पित और जिनके जीन में ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, अहमद पटेल साहब संगठन को प्राथमिकता देते हैं। सरकार में वो शामिल नहीं होते, लेकिन राजीव जी के विशेष अनुरोध पर उस समय संसदीय सचिव का पद बहुत ताकतवर पद होता है। ऑस्कर फर्नांडिस, अरुण सिंह और अहमद पटेल साहब तीन संसदीय सचिव को शपथ दिलाई जाती है। एक बड़ा प्रयोग नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए उस समय राजीव जी ने किया था और तीनों अमर, अकबर, एंथोनी को, ये तीनों की जोड़ी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जोड़ी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी में, ये बड़ा अभिनव प्रयोग राजीव जी ने उस जमाने में किया। लेकिन जो कार्यशैली थी, ब्यूरोक्रेसी की जो कार्यशैली थी, उस पर नकेल डालने में शायद ये त्रिकोण कामयाब नहीं हुआ। ऐसा लगा कि ये जोड़ी ब्यूरोक्रेसी पर नकेल डालने में कमजोर हो रही है। लेकिन बिल्कुल सधे और नबे तुले कदमों से अहमद पटेल साहब ने देश की सियासत, ब्यूरोक्रेसी को समझा और धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ली। उनकी भूमिका और बढ़ने लगी। 1986 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी जीपीसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में, इसके पहले वो यूथ कांग्रेस के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनको मिली, स्टेट प्रेसिडेंट की, और उन्होंने गुजरात में कांग्रेस का एक बहुत मजबूत वातावरण पैदा किया। आपको याद होगा गुजरात का खाम थ्योरी का प्रयोग, क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम खाम थ्योरी के जनक अहमद पटेल साहब माने जाते थे। और अमर सिंह चौधरी और माधव सिंह सोलंकी का जो कांग्रेस का जमाना था, आपको याद होगा। और एक जमाना जब कांग्रेस बीजेपी के रिज्यूम में बहुत मजबूती से लड़ी। शंकर सिंह वाघेला उस जमाने में प्रदेश अध्यक्ष होते थे। पर्दे के पीछे संकट मोचक अहमद पटेल साहब ही थे। अहमद पटेल साहब, ऐसी स्थिति बनती गई, 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा, और अब जीवन का अंतिम जो राज्यसभा का बाय इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन सोनिया जी और राहुल गांधी के दबाव पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारतीय राजनीति की उस जोड़ी से टकराए, जिस जोड़ी को आज की तारीख में अजेय समझा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी। अमित शाह जी ने एक तरह से इस चुनाव को, इस बाय इलेक्शन को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया। लेकिन चाणक्य की पदवी दोनों शख्सियत को मिली हुई है भारतीय राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और कांग्रेस के चाणक्य, और एक तरह से अमित शाह जी और सोनिया जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर थी इस बाय इलेक्शन में। अहमद पटेल साहब कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों को सदन से गैर हाजिर करा दिए और दोस्ती निभाया ट्राइबल लीडर और शरद यादव जी के नज़दीकी छोटू भाई वसावा ने, और दोस्ती के बल पर अहमद पटेल साहब राज्यसभा पहुंचे। ये जीवन का अंतिम राज्यसभा चुनाव था, उनका पार्लियामेंट का चुनाव था। अहमद पटेल साहब 4 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। अहमद पटेल साहब सिर्फ कांग्रेस के गलियारों में ही नहीं, अपोजिशन के नेता रहे हों, चंद्रबाबू नायडू रहे हों, ममता बनर्जी रहे हों, मायावती रही हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, लोगों से उनके संबंध बहुत मजबूत, प्रगाढ़, व्यवहारिक और पारिवारिक थे। अहमद पटेल साहब 1991 में नरसिम्हा राव के जेर क़यादत में जब सरकार बनती है, 10 जनपद और सरकार के बीच का सेतु अहमद पटेल साहब हुआ करते थे। नरसिम्हा राव जी सोनिया जी से सीधे बात ना करके
कोई भी नीतिगत फैसला अहमद पटेल साहब के द्वारा कराते थे। जब सीताराम केसरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने, अहमद भाई पटेल साहब को ट्रेजरर बनाया गया, कोषाध्यक्ष बनाया गया। और कांग्रेस पार्टी या किसी भी नेशनल पार्टी का ट्रेजरर कितना महत्वपूर्ण पद होता है सारे लोग जानते हैं। अहमद पटेल साहब ने कोषाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। ये ऐसा समय था जब अहमद पटेल साहब सत्ता और संगठन के समतुला में बराबर के भागीदार रहे। 1996 में जो पार्लियामेंट आई, देवगौड़ा साहब और गुजराल साहब का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो 10 साल का समय रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, करीब 13 महीने के बीच में 98 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 महीने की सरकार बनाई, और उसके बाद जो चुनाव हुए 1999 में, करीब 10 साल का यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली। और ये जो दौर था, एक तरह से माना जाए कि इस दौर में सिग्नेचर, हस्ताक्षर एक रस्म अदायगी बन के रह गई। फैसले करने का मतलब होता था, उनकी हामी का मतलब होता था हाँ, और उनकी नाराजगी का मतलब ना। अगर उन्होंने किसी बात पर हामी भर दी, मुख्यमंत्रियों का फैसला अहमद पटेल साहब, दिल्ली की कैबिनेट के मंत्रियों का फैसला अहमद पटेल साहब, राज्यपालों का फैसला अहमद पटेल साहब, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों का फैसला कांग्रेस शासित राज्यों में अहमद पटेल साहब, गठबंधन का फैसला अहमद पटेल साहब, और संगठन में भी स्टेट में जो जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होते थे, जो इंचार्ज अपॉइंट होते थे, और जो जॉइंट सेक्रेटरीज अपॉइंट होते थे, अहमद पटेल साहब। सत्ता और संगठन में बराबर की संतुलन उन्होंने बैठाए रखा। ये पूरे 10 साल में आप, वो गांधी नहीं थे, लेकिन नेहरू के बाद इंदिरा से लेकर के सोनिया गांधी, राजीव गांधी और यहां तक राहुल गांधी तक, वो फैसलों को प्रभावित करते रहे। नॉन गांधी होने के नाते संजय गांधी, राहुल गांधी के बाद अगर गांधी परिवार के दोनों शख्सियत के बाद फैसले को परिभाषित करने का कोई इतिहास है तो वो अहमद भाई पटेल साहब का। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में उन्होंने नई राजनीति की व्याख्या की। अहमद भाई पटेल साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, प्रणब मुखर्जी साहब जो विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक की कुर्सी तक पहुंचे, इन दो शख्सियत के बाद मेरे ख्याल से वो तीसरे ताकतवर व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कि उनके मतभेद नहीं हुए। एक समय ऐसा आया, ये 1998 का समय था, जब सोनिया जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, निजी सचिव के रूप में वी जॉर्ज साहब को साथ ले लिया। व्यक्तिगत तौर पर कोई नाराजगी आई और अहमद पटेल साहब घर बैठ गए। उनके राजनीतिक जीवन में एक ये ऐसा समय था जब अवसाद और निराशा की एक बात होने लगी। 10 जनपद से उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन माधवराव सिंधिया और कांग्रेस के ट्रेजरर रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा जी ने मिल करके उस समय मदद किया, और फिर सोनिया जी से 10 जनपद से उनके संबंध प्रगाढ़ हुए, और फिर 10 जनपद से जो उनकी नज़दीकी बढ़ी वो जीवन के अंत समय तक चलती रही। बुरा हो या भला हो, अच्छा या बुरा, अहमद भाई पटेल ने गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी बानगी भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती। और बड़े बड़े फैसले, जिस पार्टी का जन्म हिंदुत्व की कोख से हुआ हो, वो पार्टी कांग्रेस के साथ आई, उसका श्रेय जाता है अहमद भाई पटेल को। पार्टी थी शिवसेना। अहमद भाई पटेल ने अभी जब राजस्थान में संकट हुआ, गहलोत बनाम पायलट, पूरी मजबूती के साथ ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल को उन्होंने अंजाम दिया।
गहलोत सरकार बचाई और सचिन पायलट की भूमिका तय की, उनका सम्मान तय किया। ऐसे बिरले शख्सियत कांग्रेस जैसी पार्टी में मिलेंगे। अहमद भाई पटेल निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति को परिभाषित करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, बड़े चाव से सुन रहा था जमाना, बड़े चाव से सुन रहा था जमाना, तुम ही खो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही खो गए दास्तां कहते कहते। सियासी सफरनामे में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफरनामा। धन्यवाद, नमस्कार।